Is India moving back 35 years and getting to a situation like 1990? At least there's a faction of people who believe that is what is happening right now. Before we talk about what is happening now and whether it is similar to 1991 or not, we need to know what happened back in 1991. In August of 1990, Saddam Hussein invaded Kuwait. इन्वेड करने के बाद उन्होंने ऑयल फील्ड्स को बर्न करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं दे वेंट फ्रॉम $20 a barrel टू अबाउट $40 a barrel. ऑयल प्राइसेस डबल हो गए. इसका इम्पैक्ट सिर्फ वहीं तक नहीं था, इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आया. इंडिया का जो इम्पोर्ट है उस टाइम पे ऑयल का, दैट वाज आल्सो वेरी हाई रेशो, जैसे कि अभी भी है. 80-85% ऑफ ऑयल जो इंडिया कंज्यूम करता है या कंज्यूम करता था उस टाइम पे भी, वो सब इंपोर्ट होता था. अगर ऑयल के प्राइसेस बड़े मार्केट में उस टाइम पे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे था, बिकॉज इंडिया की जो इंपोर्ट करने की कैपेसिटी दैट वाज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय दिस. बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं दे स्टार्टेड गोइंग डाउन. अब सिर्फ ये एक आइसोलेटेड इम्पैक्ट नहीं था. एट द सेम टाइम फ्रेम देयर वाज अनदर थिंग हैपनिंग, व्हिच वाज द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर. Before the collapse, India and Russia were very close trading partners. So India was doing about $5 billion worth of business annually with USSR. But because of collapse, that business died down as well. So जो foreign exchange India में आता था through USSR, वो भी आना बंद हो गया. And then there was third thing which was happening underneath this whole Gulf and Persian War. जो इंडिया का डायस्पोरा था वो गल्फ कंट्रीज में बहुत था, जो बाहर काम कर रहे थे. दे यूज्ड टू सेंड अ लॉट ऑफ मनी बैक टू इंडिया एज अ रेमिटेंस. बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द रीजन, उनका जो फंड्स इंडिया में इनफ्लो था वो भी होना बंद हुआ, तो जिसकी वजह से जो आपके रेमिटेंसेस है वो इम्पैक्ट हुए. सो ऑल दोज थ्री फैक्टर्स काइंड ऑफ केम टुगेदर, जिसका इंडिया पे बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ. एंड उस प्रेशर से हुआ क्या कि इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया का जो रुपी है, वो डेप्रिशिएट होने लगा. दूसरी चीज़ क्या हुई, जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो गए. इट गॉट टू पॉइंट जहाँ पे इंडिया जस्ट हैड अबाउट $1.2 बिलियन. उसका $1.2 बिलियन का इंडिया के लिए क्या मतलब था? इंडिया के लिए मतलब ये था कि इंडिया कुड ओनली बाय अबाउट 2 to 3 weeks वर्थ ऑफ इम्पोर्ट. दैट वाज इट. अगर इंडिया कुछ अरेंजमेंट नहीं करता उस टाइम पे, तो इंडिया वुड हैव बीन इन अ पोजीशन जहाँ पे वो नेसेसरी इम्पोर्ट्स भी नहीं कर पाता. वुड हैव बीन अ कंप्लीट डिजास्टर फॉर द कंट्री. गवर्नमेंट हैड टू डू समथिंग. Government at that time was run by Prime Minister P.V. Narasimha Rao, and he was supported by Finance Minister Dr. Manmohan Singh. So Dr. Manmohan Singh came up with the idea that we have to take 2 to 3 steps to get this back on track. So the first and the foremost thing he had to do was कि जो इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स हैं, अगर हम उनको कोलैटरल रखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंडिया में हम पैसा वापस ला सकते हैं. So he airlifted about 67 tons of gold to Bank of England. उनके पास कोलैटरल रख के इंडिया ने IMF से लोन लिया अबाउट $2.2 बिलियन का, जिसकी वजह से करेंसी इंडिया में वापस आई. तो दूसरी चीज उन्होंने की, उन्होंने इंडियन रुपी को डेप्रिशिएट किया. उसका पर्पस ये था कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए. तीसरी चीज़ जो उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ की, जो आज के टाइम पे भी जो इंडिया में जिसका इम्पैक्ट आप देखते हो, वो है लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म. जो सेक्टर्स पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे या लाइसेंस राज में थे, उन्होंने वो पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करके उसको प्राइवेट मॉडल में लाना स्टार्ट किया एंड लिबरलाइज किया, जिसकी वजह से प्राइवेट कैपिटल स्टार्टेड कमिंग इनटू बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स जहाँ पे पहले वो करना पॉसिबल नहीं था. एंड बाय डूइंग दीज 3 थिंग्स ही वाज एबल टू गेट कंट्री बैक ऑन ट्रैक. सो जो उनको ब्रीदिंग रूम मिला बिकॉज ऑफ गेटिंग दैट लोन बाय पुटिंग गोल्ड एज अ कोलैटरल, दैट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मूव्स इन द वर्ल्ड. इंडिया ने टर्न अराउंड किया एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी इन द हिस्ट्री. नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2025-26. आज के टाइम पे क्या हो रहा है? आज के टाइम पे भी सिमिलरली ईरान एंड इसराइल की वॉर स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो शॉर्ट अप हुए अबाउट 70% फ्रॉम $70 a barrel to $120 a barrel. दिस इज वन similar situation what we had back in 1991. जो दूसरी चीज हुई, इंडिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, यूएस स्टार्टेड इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड टैरिफ्स एट द रेट ऑफ 50%, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है दे आर अंडर प्रेशर. मतलब इंडिया इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ 25% बेस टैरिफ एंड 25% एडिशनल टैरिफ्स बिकॉज ऑफ डीलिंग विद रशिया. सो दिस 50% इज काइंड ऑफ लीडिंग टू अ सिचुएशन जहाँ पे एक्सपोर्ट्स करना इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द cost competitiveness that India had, they are losing it in US market. So it's similar to what happened with Russia, the trade collapse. Third thing, forex reserves आज भी deplete हो रहे हैं because of the rising exchange rate. Indian currency depreciate हो रही है, US currency बढ़ रही है. So that is eating apart forex reserves. So these 3 things are similar to what was back there in 1990. But can we say the situation is similar? What are the differences now versus 1991?
अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं आज के टाइम पे वो है $700 बिलियन के ऊपर, विच मीन्स इंडिया के पास आज के टाइम पे भी लगभग 7 से 8 महीने की इंपोर्ट कैपेसिटी है, which is different than what we had in 1991, which came down to just about 3 weeks. So India has much larger buffer right now in terms of import capacity. दूसरी चीज, इंडिया की जो ऑयल डिपेंडेंस है वो आज भी ज़्यादा है, बट नॉट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन. सो इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड पावर, जहाँ पे उन्होंने 250-300 गीगावाट की रेन्यूएबल की कैपेसिटी लगाई है, विच इज़ ऑल इंटरनल. अगर कभी कल कोई क्राइसिस आता है इन द ऑयल मार्केट एंड द एनर्जी मार्केट, बट इंडिया कैन सेल्फ सस्टेन टू अ पॉइंट बिकॉज ऑफ द रेन्यूएबल पावर बेस दैट दे हैव क्रिएटेड. सो जो आज के टाइम पे डिपेंडेंस है वो इंडिया की बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट वाज बैक देन इन 1991. जो तीसरी चीज़ है, इंडिया का जो आज डायस्पोरा बाहर है, जो रेमिटेंसेस भेजता है इंडिया में, दैट हैज गॉन अप टू अबाउट 130 बिलियन अ ईयर. That is a very big question. Plus, that diaspora is not concentrated in some regions. वो अलग-अलग countries में है, अलग-अलग regions में है. So that diversification benefit is there when it comes to that $130 billion worth of remittance that comes into India every year. Fourth thing, which I believe is a very strong point, India as a country has grown a lot. So the financial ecosystem plus the capital market have evolved so much. इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है. आज के टाइम पे जो सिस्टम्स हैं, गवर्नेंस है, दैट हैज एडवांस्ड अ लॉट. देयर इज अ प्रॉपर सुपरविजन व्हिच हैज गिवन अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू players sitting outside of India to invest into India, which was not there back in 1991. Even when the liberalization started happening, it was not easy for foreign players to come in and start investing into India because of the issues that were there in the legacy system. हाँ, इंडिया का एक चैलेंज और भी है इस टाइम पे, जो कि 2-3 साल से हैज बिकम टू बी अ बिगर चैलेंज फॉर इंडियन मार्केट, इज कि जो पैसा इंडिया में आया था ओवर द इयर्स थ्रू एफडीआई, वो पैसा अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है 2-3 साल में काफ़ी पैसा बाहर लेके जा चुके हैं. बट आई डोंट थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट थीसिस दैट हैज चेंज्ड. बिकॉज इंडिया के बाहर जो है एआई की थीम जो है दैट इज वर्किंग आउट वेरी वेल. सो इन्वेस्टर वांटेड टू मूव आउट मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट एंड मूव इट टू प्लेसेस वेयर एआई थीम इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. सेकेंड, बिकॉज ऑफ द एंटायर चेंज इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस वे ऑफ वर्किंग, जो पैसा है बहुत सारा इंडिया से निकल के वापस यूएस में भी जा रहा है, जहाँ पे they are trying to internalize most of the industries and they are trying to internalize most of the things. But क्या इंडिया अट्रैक्टिव नहीं है? आई थिंक इंडिया इज स्टिल वेरी अट्रैक्टिव. इंडिया स्टिल गोइंग टू ग्रो विद अ लॉट ऑफ स्पीड. ग्रोथ का जो रेट है वो शायद थोड़ा कम हो सकता है, बट इज इंडिया गोइंग टू ग्रो? Definitely India is going to grow. There are a lot of structural things that are still happening in the country, and that is going to give a good tailwind to the entire economy for next 15-20 years to attract a lot of foreign capital. So इंडिया की जो सिचुएशन है वो 1991 जैसी नहीं है. This is much more different. India is a much more advanced country and they have the resources to manage a lot of it now, although there is a lot of pressure on the foreign exchange, but I believe there is a way to manage it over time. There is going to be temporary issues, but over time India as a country can manage it. RBI का जो बड़ा कंसर्न है इस टाइम पे वो इन्फ्लेशन है. So fuel prices बढ़ने से inflation runs down the entire economy. अब RBI के पास इशू ये है कि उस इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करे. सो what RBI is going to do is they have come up with 3 different strategies. So the first one is they will increase the interest rates. So interest rates are not likely to go down from here on. They will stay stable maybe for some time, but then eventually they will raise the interest rates because उनको जो मनी फ्लो है मार्केट में वो कंट्रोल करना ज़रूरी है, जिससे कि डिमांड साइड के जो फैक्टर्स हैं वो थोड़े से कर्टेल हो जाएं और इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी सी कम हो, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, वो भी कम होने के चांसेस है. सो इसका जो है डबल इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी प्लस करेंसी मूवमेंट को कंट्रोल करना भी. दूसरी चीज़ जो वो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू करेंसी स्वैप, विच मीन्स कि जो इंडिया की फॉरेन लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, उसके लिए मनी डजंट हैव टू फ्लो आउटसाइड. दे विल बी कन्वर्टेड and swapped with Indian liabilities for foreign investors, foreign borrowers. जो इंडिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका फंड फ्लो आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं होगा. Third thing they are trying to do is they are trying to manage the currency in the open market as well, which means they are doing the selling and buying of the currency whenever there is demand and supply, so that they can manage the currency to an extent. So they are doing things to contain inflation. They are doing things to manage this whole currency depreciation issues. This can have ripple effect in terms of how fast India can grow going forward. The growth rate might slow down,
but that is something we will get to know in next few weeks and quarters. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि लोग भी समझ पाएँ कि क्या हुआ 91 में और अभी क्या हो रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम आगे भी ऐसी सिमिलर वीडियोस बना के आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते रहें।